Hello and welcome dear students to JEE Live Daily. This is the channel where we bring you quality education for free. Today it is the third lecture of topic functions, and before we begin let me introduce myself. For the students who are new here, I am Samir Chincholikar and I am the mathematics mentor on this channel. I have done my BTech and MTech from IIT Roorkee and I have been teaching for JEE for more than 10 years now. And in this 10 years I have taught more than 20,000 students in online as well as offline setting. And recently, something that I am really proud of, I have started teaching and mentoring aspiring JEE teachers also. So let us begin with our class. But before that, let me just tell you the schedule which we will be following for the regular classes that we are conducting. Today is the class for 12th standard students. And the schedule for 12th class students is on Friday, Saturday and Sunday. Okay, and for 11th standard, if someone is watching, then please get to know your schedule. Your schedule is on Monday, Tuesday and Wednesdays. Okay, it is very easy to remember. Initial of the week for 11th class students, end of the week for 12th class students, right? And better would be to just subscribe to the channel and press the bell icon, ताकि जब भी कोई एक क्लास शेड्यूल होगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर मिल जाएगा. ठीक है, तो क्लास शुरू करते हैं. क्लास शुरू आज जो हम कर रहे हैं उसमें हम टॉपिक फोकस करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस. लेकिन कोई भी क्लास लास्ट क्लास के होमवर्क के डिस्कशन के बिना स्टार्ट नहीं हो सकती. ठीक है, लास्ट क्लास में मैंने आपको एक होमवर्क दिया था जो रेंज से रिलेटेड था. ठीक है, होपफुली आप लोगों ने ये किया है. ABCD में से क्या ऑप्शन आया है देखते हैं अभी. ठीक है, तो यहाँ पर एक फंक्शन दिया हुआ था और आपको इसका रेंज फाइंड करके बताना है. ठीक है, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिखने में काफी डराने वाला फंक्शन है ये. ठीक है, और इस टाइप के बहुत क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जहां पर कंसेप्ट भले ही बहुत छोटा है लेकिन उसको प्रेजेंट इस तरीके से किया गया है कि बच्चा देख के डर जाता है. ठीक है, तो आधे तो स्टूडेंट्स मैथ्स में इसलिए अच्छा नहीं कर पाते क्योंकि वो क्वेश्चन देख के ही डर गए हैं. ठीक है, तो हमें वो नहीं करना है. ठीक है, यहाँ मेरा और आपका जो बेसिकली कॉम्बिनेशन है और जो बेसिकली हमारा एम है वो ये होना चाहिए कि हम मैथमेटिक्स से डरेंगे नहीं. ठीक है, क्योंकि कंसेप्ट तो सिंपल ही होते हैं. ठीक है, उनको अच्छे से बस आप अगर अप्लाई कर दोगे तो आपके आंसर्स भी आने लग जाएंगे. ठीक है, तो फिर अब इस क्वेश्चन को देखो जो हमारे पास है यहाँ पर. इसमें दिया हुआ है कि ये जो फंक्शन है y इज इक्वल टू cos स्क्वायर x प्लस 4 cos x प्लस 5 है और डिनोमिनेटर में 2 cos स्क्वायर x प्लस 8 cos x प्लस 8 है. ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो उन्होंने काफी अच्छे से फंक्शन बनाया हुआ है. नीचे देखो, नीचे अगर मैं यहां से 2 कॉमन निकाल लेता हूं तो क्या होगा, ये cos स्क्वायर x बचेगा, ये 4 cos x हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा. ऑलमोस्ट वैसा ही हो जाएगा जैसा न्यूमरेटर में लिखा हुआ है. ठीक है, बस न्यूमरेटर में क्या है 5 है. अगर 4 होता तो फिर तो पूरा फंक्शन ही कैंसिल हो गया होता, 1/2 आ गया होता. ठीक है, तो उन्होंने 4 नहीं दिया है ऊपर, इंस्टेड उन्होंने क्या दिया है 5 दिया हुआ है. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ये जो 5 है इसको स्प्लिट कर लेते हैं. ठीक है, 5 को स्प्लिट कर लेते हैं 2 पार्ट्स में. इसको लिखते हैं 4 + 1. आई बात समझ में. और ये पोर्शन जो है इसके नीचे डिनोमिनेटर अलग से लिख लेंगे ताकि मैक्सिमम चीजें कैंसिल आउट हो जाएं, और 1 के नीचे चीजें अलग से लिख लेंगे. ठीक है, ताकि जो बचा हुआ एक्सप्रेशन है उसको एनालाइज करना फिर से आसान हो जाएगा क्योंकि उसके न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा. आ रही बात समझ में. ठीक है, तो अब देखो क्या होने वाला है. जैसे ही मैं इसके नीचे डिनोमिनेटर लिखूंगा 2 कॉमन निकल के सब कुछ कैंसिल होने वाला है तो 1/2 बचेगा. क्लियर है. और आगे क्या होने वाला है 1/, ये पूरा का पूरा क्वांटिटी, ये पूरे के पूरे क्वांटिटी में लेकिन 2 कॉमन आते हुए दिख रहा है ना, तो 2 कॉमन निकाल लो उसके अंदर से. तो 2 कॉमन निकाल कर ये बचेगा cos स्क्वायर x, ये हो जाएगा 4 cos x और साथ में बचेगा 4. ये कुछ होता है क्या, cos स्क्वायर x प्लस 4 cos x प्लस 4, ये cos x प्लस 2 का होल स्क्वायर है. कितना हो जाएगा ये 1/2 प्लस 1/2 टाइम्स ऑफ cos x प्लस 2 का होल स्क्वायर. ठीक है, तो अब ये फंक्शन देख के हमें काफी आसान लगना चाहिए एज कंपेयर टू जो उन्होंने क्वेश्चन में इनिशियली दिया हुआ था. आई बात समझ में. तो इस तरह से बस डरना नहीं है, क्वेश्चन स्टार्ट करना है सही तरीके से. अच्छा, अब ये बताओ कि ये तो कांस्टेंट है, मुझे y की वैल्यू कहां से कहां तक जा सकती है बताना है. ठीक है, तो कहीं ना कहीं यह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के रेंज का डिस्कशन हमें करना पड़ेगा. ठीक है, तो cos x कहां से कहां तक होता है, तो cos x होता है -1 से 1 के बीच में. उसमें अगर 2 ऐड कर देंगे तो कहां से कहां तक जाएगा, फिर cos x प्लस 2 कहां से कहां तक जाएगा,
तो वो हो जाएगा मैक्सिमम 3 और मिनिमम 1, ठीक है। तो अब इसका अगर मैं स्क्वायर कर दूंगा तो वो कहां से कहां तक जाएगा, तो 1 से लेके 9 तक जाएगा, ठीक है। तो लिख लेते हैं इसको, 1 से लेके 9 तक जाएगा इसका स्क्वायर का वैल्यू, ठीक है। तो आपका ये जो डिनोमिनेटर है 2 मल्टीप्लाई कर लो इसके अंदर, तो आपका डिनोमिनेटर कहां से कहां तक जाने की कोशिश कर रहा है फिर अब 2 से लेके 18 तक, ठीक है। तो बस आगे आपको बात समझ में। तो आप जब मिनिमम इनपुट यूज करोगे तो आपका फ्रैक्शन मैक्सिमम हो जाएगा, और फ्रैक्शन अगर मैक्सिमम हो गया मतलब आपको मैक्सिमा का आंसर मिलने वाला है वाई का, ठीक है। तो एक एक करके यूज करो। इसके अंदर अगर आप 1 यूज करते हो, छोटी वैल्यू यूज करिए, मतलब बड़ा वाला आंसर आएगा। छोटी वैल्यू यूज कर रहे हैं डिनोमिनेटर में, मतलब बड़ा वाला आंसर आएगा, ठीक है। तो 1 डालो इसके अंदर, 1 डालेंगे इसके अंदर, रिप्लेस करते हैं तो ये हो जाएगा हाफ प्लस हाफ, मतलब हो गया ये 1, ये बड़ी वाली वैल्यू आ गई। और अगर ज्यादा बड़ी वाली वैल्यू डालेंगे तो छोटा वाला आंसर आने वाला है, तो बड़ी वाली वैल्यू डालो यहाँ पे 9, ठीक है। तो 9 के साथ मिलके ये हो गया 18 और हाफ को क्लब करके देखो कितना आता है, 5/9 आना चाहिए। ऑप्शंस देख के ऐसा लग रहा है मुझे, आप लोग कैलकुलेट भी करके देख लो। तो 5/9 से लेके 1 ये इस क्वेश्चन का आंसर था। आ रही बात समझ में सबको, ठीक है। तो इस तरह से आपको सोचना है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। होपफुली काफी सारे स्टूडेंट्स ने ये कर लिया होगा, क्योंकि लास्ट लेक्चर में हम कुछ क्वेश्चंस ऐसे कर चुके थे, ठीक है, जहां पे हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के रेंज का यूज करके रेंज ओवरऑल फंक्शन की निकालनी होती थी, ठीक है। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं। हालांकि आज का टॉपिक हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस है, लेकिन लास्ट क्लास में थोड़ा सा एक लास्ट टॉपिक हमारा रह गया था जिसको कंप्लीट करना जरूरी है, ठीक है। तो हम लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे मेथड्स टू फाइंड द रेंज ऑफ ए फंक्शन, ठीक है। और क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन अगर आपको ठीक से समझना है तो रेंज तो आना ही चाहिए, ठीक है। वो ऐसा क्यों, वो आज आपकी क्लास में आपको पता चलेगा, ठीक है। लेकिन एक जो मेथड काफी इंपॉर्टेंट रह गया, पहले उसको करते हैं। तो जो मेथड थी वो थी कि हम ग्राफ यूज करके कैसे किसी फंक्शन का रेंज पता कर सकते हैं। तो ये सोचो कि ग्राफ पर आपके पास क्या होता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होता है, ठीक है। एक्स को तो किससे क्लब करते हैं हम, डोमेन के साथ सोचते हैं एक्स को, ठीक है। और वाई के साथ में क्या आता है, रेंज आता है, ठीक है। तो इसलिए देखो स्टेटमेंट क्या याद रखना है आपको, रेंज ऑफ एफ एक्स इज द प्रोजेक्शन ऑफ द ग्राफ ऑन वाई एक्सिस। रेंज ऑफ एनी फंक्शन इज द प्रोजेक्शन ऑफ इट्स ग्राफ ऑन वाई एक्सिस, ठीक है। ये बात मैं आपको एक नॉन एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं। आपके पास अगर एक फंक्शन है साइन एक्स, तो साइन एक्स का आपको रेंज याद है पहले से, साइन एक्स का रेंज क्या होता है, -1 से 1 होता है, ठीक है। अब ग्राफिकली उस चीज को एक्सप्लेन करके बता रहा हूं मैं, ठीक है। साइन एक्स का ग्राफ भी याद है, ऐसा होता है साइन एक्स का ग्राफ, ठीक है। तो ये कहां से कहां तक रिस्ट्रिक्टेड है ग्राफ, 1 और -1 के बीच में रिस्ट्रिक्टेड है, ठीक है। तो ऐसा सोचो कि आपके पास प्रोजेक्शन लेने की फैसिलिटी है। प्रोजेक्शन कैसे लेते हैं, लाइट डाल के शैडो देखना होता है, ठीक है। तो आप अगर इस साइड से लाइट सोर्स रखोगे तो बीच में ग्राफ जो आया उसकी वजह से वाई एक्सिस के ऊपर शैडो बनेगी। तो जहां जहां ग्राफ है वहां लाइट नहीं पहुंच पाएगा, इसलिए वहां शैडो आएगी। बाकी सब लोकेशन पे लाइट खुद ही पहुंच जाएगी ना, ठीक है। तो शैडो कितने एरिया में बन रही है, शैडो बन रही है -1 से 1 वाले एरिया में, ठीक है। अगर आप इस साइड से भी लाइट डालोगे तो भी चलेगा, दोनों साइड से डालना होता है। वैसे दोनों साइड से लाइट डाल के शैडो कहां कहां बन रही है हमें चेक करना होता है, ठीक है। तो अभी भी शैडो -1 to 1 के बीच में बनी, तो जहां जहां वाई एक्सिस के ऊपर शैडो बनेगी वो आपके रेंज के वैल्यूज होंगे, ऐसा ये कंसेप्ट बोल रहा है, ठीक है। आपको एक नॉन एग्जांपल से अब कॉन्फिडेंस आ रहा है कि ये सही है, ठीक है। आपको याद था ऑलरेडी -1 to 1 इसका रेंज है, ग्राफिकली आपने देखा तो इससे भी यही आंसर निकल के आ रहा है, ठीक है। शैडो एग्जैक्टली वहीं लाई कर रही है। तो अब इस पर बेस क्वेश्चन देखते हैं एक, यहां पर अब ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे एफ एक्स हमारा ब्रोकन है इनटू 3 डिफरेंट पार्ट्स, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, तो तीनों पार्ट्स को अलग अलग हम ड्रॉ करेंगे। वैसे भी ग्राफिकल अप्रोच ही समझ रहे हैं, ठीक है। तो एफ एक्स होता क्या है, वाई होता है, एफ एक्स तो वाई ही होता है, ठीक है। तो इसका मतलब मेरे पास 3 इक्वेशंस ऐसा मैं मान सकता हूं, y इज इक्वल टू x प्लस 1, y इज इक्वल टू -3x प्लस 5 एंड y इज इक्वल टू 1, ठीक है। इन तीनों को प्लॉट करते हैं और फिर शैडो लेके देखेंगे कि y एक्सिस पे कहां कहां शैडो आ रही है, जहां जहां आ रही है वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो देखो बनाते हैं ग्राफ। तो ये तो हो गई हमारी एक्सिस। अब सबसे पहले वाली लाइन बनाने वाला हूं मैं, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, ठीक है। y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 लाइन के बारे में पता है सबको, 1 स्लोप की लाइन है और 1 इंटरसेप्ट है, ठीक है। तो कैसे बनेगा वो, ऐसा कुछ बनेगा।
ठीक है। अच्छा, लेकिन ये मैंने आधी लाइन क्यों बनाई है? क्योंकि यहां मुझे दिख रहा है कि मुझे कौन से x के लिए ये वाला पोर्शन ड्रॉ करना है, x लेस देन 0 के लिए करना था, तो मैंने राइट हैंड साइड अननेसेसरी ड्रॉ ही नहीं किया, अननेसेसरी फिर रब करना पड़ता। ठीक है, तो हमने जो लाइन ड्रॉ करी है स्पेसिफिकली वो x लेस देन 0 के लिए की है। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट लाइन जो मुझे ड्रॉ करनी है उसको देखो। नेक्स्ट लाइन मुझे ड्रॉ करनी है y इज इक्वल टू -3x + 5। ठीक है, ये नेगेटिव स्लोप की लाइन है, इसका इंटरसेप्ट 5 है। लेकिन अब लाइन प्लॉट करने में सबसे आसान तो ये होता है कि आप कोई भी 2 पॉइंट्स ले लो और कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लो और उन दोनों को ज्वाइन कर दो तो लाइन बन जाती है। ठीक है, तो ये कहाँ आके मिल रहा है? ये 1 पे आके मिल रहा था ना, इसका इंटरसेप्ट 1 है। अब ये सोचो कि अगर मैं x इक्वल टू 0 हमारी लाइन नए वाले लाइन में यूज करूंगा, x इक्वल टू 0, तो कितना बनता है? ये 5 बनता है 0 डालने पे। तो 0 डालने पे 5 बनने वाला है कहीं ना कहीं। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया मेरे पास। ठीक है, और ये कहां तक डिफाइंड है? 0 से लेके बस 1 तक ही तो डिफाइंड है, तो 1 के आगे वैसे भी नहीं जा सकता। तो 1 डाल के देख लेते उसके अंदर कितना आंसर आ रहा है। तो 1 डालेंगे तो कितना बनेगा? ये x इक्वल टू 1 पे ये बन जाएगा y इज इक्वल टू 2 बन जाएगा। ठीक है, तो y इक्वल टू 2, 2 कहीं यहां होने वाला है, 1 डालने पर ये 2 बन रहा है लेटस से यहां कहीं। ठीक है, तो अब इन दोनों को अगर मैं कनेक्ट कर दूंगा, इनको अगर मैं कनेक्ट कर दूंगा तो मेरा ग्राफ बन गया। लाइन तो बनाना बहुत ही आसान है ना, 2 पॉइंट चाहिए बस हमें, उनको कनेक्ट कर देंगे। तो ये जो हाइट आई यहां पर ये 2 है। ठीक है। अच्छा, अब आगे क्या बोल रहा है वो कि अगर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है, तो यहां पर इक्वल टू के बारे में भी हमें ध्यान रखना चाहिए था। उसको फिर से एक बार सोचते हैं। जो ऊपर वाला था वो x लेस देन 0 तक ही था, तो इक्वल टू 0 पे उसको यूज नहीं करना है। ठीक है, तो इक्वल टू 0 पे यूज नहीं करना, तो यहाँ पे हॉलो सर्कल बना लेता हूं ताकि ध्यान रहे कि इसका एंड पॉइंट नहीं चाहिए मुझे। ठीक है। अच्छा, इक्वल टू 0 कहां लगाए? नीचे वाली लाइन के ऊपर लगाए, मतलब उसका एंड पॉइंट चाहिए मुझे। ठीक है, अब यहां पर इक्वल टू नहीं लगा है, इसका मतलब इसका एंड पॉइंट ये वाला नहीं चाहिए, तो वहां पे हॉलो सर्कल बना लेते हैं। ठीक है। अच्छा, तो अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 की बात कर रहे हैं आगे कहीं पर भी, तो हमारा आंसर क्या है? 1 है। तो y इक्वल टू 1 ये ड्रॉ करना है मुझे। तो y इक्वल टू 1 जो है वो तो हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, y इक्वल टू 1 सब जगह 1 है। ठीक है, तो वो क्या कैसे दिखेगा आपको? इसी हाइट के सामने ऐसा कुछ दिखेगा। ठीक है, तो अभी आपके सामने ये जो रेड, ब्लू और ब्लू पोर्शंस हैं, ये इस ग्राफ fx फंक्शन का ग्राफ है। ठीक है, अब यहां ऐसा सोचो कि अगर आप इसका प्रोजेक्शन लोगे तो y एक्सिस पे कहां कहां पर शैडो बनेगी और कहां पर एक्चुअली लाइट पहुंच जाएगी। ठीक है, तो यहां पर ये नोटिस करो, एक पोर्शन आ रहा है इसमें बीच में, ये वाला जो पोर्शन है, इस पोर्शन में लाइट पहुंच जाएगी क्योंकि राइट साइड से भी कोई ऑब्स्टिकल नहीं है ना, कोई ग्राफ नहीं है, और लेफ्ट साइड से भी कोई ग्राफ नहीं है। ठीक है, लेकिन बाकी सभी लोकेशंस पर पहुंच रही है कि लाइट? हाँ, इसके ऊपर एक और पोर्शन है 5 के ऊपर, जहां पर कोई ग्राफ ही नहीं बन रहा, तो वहां भी लाइट पहुंच जाएगी। ठीक है, तो शैडो अब कहां कहां बन रही है, अगर आप उसको अच्छे से लिख लोगे तो वो आपका आंसर हो जाना चाहिए। ठीक है, शैडो कहां कहां बनेगी, तो इस साइड से जब लाइट आएगी तो ये रेड लाइन शैडो बनाएगी, तो ये नीचे तक जा रही लाइन, तो -∞ से 1 तक पूरी शैडो बनने वाली है। ठीक है, कहां से कहां तक? -∞ से 1 तक पूरी शैडो बनेगी। लेकिन 1 पे मैं ओपन इंटरवल लगा रहा हूं, यहां पे 1 पे ओपन इंटरवल लगा रहा हूं क्योंकि यहां पे मैंने हॉलो सर्कल बनाया था ना, तो मैं याद रख रहा हूं कि यहां पर शैडो नहीं आ पा रही है इस लाइन की वजह से। ठीक है, उसके बाद शैडो अगली वाली लाइन की वजह से कहां तक आएगी? 2 से लेकर 5 तक जाएगी। लेकिन 2 पे मैं ओपन इंटरवल बनाऊंगा, 5 पे क्लोज इंटरवल बनाऊंगा। क्यों? क्योंकि 5 पे मैंने फील्ड सर्कल बनाया, यहाँ पे ओपन सर्कल बनाया। ठीक है, और लास्ट वाली लाइन की वजह से शैडो कहाँ आएगी? एक सिंगल पॉइंट बनेगा, वो हॉरिजॉन्टल है ना, तो हॉरिजॉन्टल रे की लाइन की शैडो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आएगी 1 पे। ये सब आया समझ में? ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूं तो और थोड़ा अच्छा दिखेगा कि यहां से 1 अलाउड नहीं था लेकिन वहां अलाउड है, तो दोनों को मर्ज कर दूं, तो ये हो जाएगा -∞ से लेके 1 तक यूनियन 2 से लेके 5 तक। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ग्राफिकली हमने बड़ी आसानी से आंसर निकाल लिया। कहां दिख रहा है ये आंसर आपको? 5 पे दिख रहा है, सॉरी सी पे दिख रहा है ना? तो इस तरह से आप ग्राफ का यूज करके भी आंसर्स रेंज के निकाल सकते हो। ठीक है, अच्छा, डोमेन में भी सेम काम कर सकते थे। डोमेन के लिए क्या करना होता है? एक्स एक्सिस पे कहां कहां शैडो बन रही है ये देखना होता है। ठीक है, तो अगर आपको डोमेन में ये भी मेथड ऐड करनी है ग्राफिकली, तो उसको भी ऐड करके अलग से नोट्स में लिख सकते हो कि अगर मुझे डोमेन निकालना होता तो फिर मैं एक्स एक्सिस के ऊपर इसका शैडो ले लेता, जहां जहां शैडो बनेगी वो मेरा डोमेन का आंसर हो जाएगा।
ठीक है, तो ये एक छोटा सा कंसेप्ट रेंज निकालने के लिए रह गया था हमारा। तो अब हम स्टार्ट कर सकते हैं आज का एक्चुअल टॉपिक, जो मेन टॉपिक है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस फिर से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर बहुत ही फ्रीक्वेंटली मोर देन वन ऑप्शन वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, सिंगल चॉइस में ज़्यादा यूज़ नहीं करते इसका, है ना, ये मतलब एक्सपीरियंस ऐसा लगा मुझे, तो बताया आपको कि मोर देन वन में काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं इसके। ठीक है, और मोर देन वन क्वेश्चन तो डिफिकल्ट लगते हैं बच्चों को। ठीक है, तो इसको समझना थोड़ा सा फिर इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि कंसेप्ट वैसे सिंपल है, लेकिन अगर आपको चेक करने में कॉन्फिडेंस है तभी आप बता पाओगे कि चारों में से एग्जैक्टली कौन कौन से ऑप्शन इसमें करेक्ट होंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन समझने के लिए आई गेस कि आपने मेरा फर्स्ट लेक्चर देखा होगा जहां पे हमने मैपिंग डायग्राम समझा था। ठीक है, तो मैपिंग डायग्राम कैसा दिखता है, ऐसे कुछ दिखता है, पहला सर्कल है, दूसरा सर्कल है और उसके अंदर के जो एलिमेंट्स हैं वो कुछ कनेक्टेड हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो चार अलग अलग मैंने बनाने की कोशिश की है मैपिंग डायग्राम्स, इनमें कुछ ना कुछ अलग है और कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज हैं। ढूंढते हैं क्या क्या सिमिलैरिटीज है पहले। ठीक है, तो ये जो पहला वाला है, ठीक है, पहले वाले में से क्या हो रहा है कि एक एलिमेंट से एक ही एरो निकल रहा है ना, वो तो होना ही चाहिए, लेकिन किसी भी एलिमेंट पे दो एरो आके नहीं मिल रहे हैं, किसी भी एलिमेंट पे दो एरो आके नहीं मिल रहे हैं, जबकि इसमें हो रहा है, इसमें दो अलग अलग एलिमेंट से एरो आके एक ही आउटपुट पे मिल रहे हैं। ठीक है, अच्छा, तो इन दोनों में ये सिमिलैरिटी है कि एरो आके मिल रहे हैं। ठीक है, और इन दोनों में ये है कि एरो कहीं नहीं मिल रहे हैं, एरो अलग अलग ही जा रहे हैं सब जगह। ठीक है, हर एलिमेंट पे आ तो एक ही एरो रहा है। ठीक है, तो इस तरह के फंक्शन को हमने नाम दिया है 1 1। ठीक है, एक से एक पे। ठीक है, इधर भी एक इधर भी एक, तो ये भी क्या हो गया हमारा 1 1 फंक्शन हो गया। ठीक है, नाम रखे हमने मैपिंग के अलग अलग नाम रखे हुए हैं, और क्योंकि ये फंक्शन की मैपिंग है इसलिए बोल सकते हैं फंक्शन के नाम रखे हुए हैं। ठीक है, अच्छा, अब यहां देखो क्या हो रहा है, मैनी वैल्यूज ऑफ एक्स आर गिविंग अस वन वैल्यू ऑफ वाई। मैनी वैल्यूज ऑफ एक्स गिविंग अस वन वैल्यू ऑफ वाई, इसलिए इसका नाम क्या रखा है हमने, मैनी वन। अब ये 2 है तो भी मैनी है, अगर ये 3 है तो भी मैनी है, और ये 10 है तो भी मैनी है। ठीक है, मतलब आप अगर समझ गए कि अगर मैं 2 को ही मैनी बोल रहा हूं तो आगे तो अगर नंबर बढ़ता है तो मैनी 1 बोल ही सकते हैं फिर उसको। ठीक है, वैसे ये भी क्या होने वाला है, क्योंकि यहां पर अगर आपको एक भी ऐसा एलिमेंट मिलता है जिसके ऊपर एरोस कन्वर्ज होकर आ रहे हैं, तो इसका मतलब वो क्या हो गया, मैनी 1 टाइप का फंक्शन हो गया। आई बात समझ में। ठीक है, तो ये हमने तो दो अलग अलग कैटेगरीज बना दी, 1 1 वाली कैटेगरी और मैनी 1 वाली कैटेगरी। ठीक है, अब फिर से कुछ सिमिलैरिटी और कुछ डिफरेंसेस ढूंढने की कोशिश करते हैं, अभी भी बचा है थोड़ा सा। ठीक है, जो ऊपर वाले दोनों हैं उनमें देखो क्या हो रहा है कि राइट साइड के सर्कल में कुछ भी एलिमेंट छूटा नहीं है, हर एक एलिमेंट के ऊपर एरो आ रहा है। ठीक है, नीचे वाले सर्कल में क्या हो रहा है, आपको ऐसे एलिमेंट्स मिलेंगे जो छूट गए, यहां बी छूट गया, यहां सी छूट गया। ठीक है, तो अब यहां फिर से हमने इनको डिस्टिंग्विश कर दिया, ऊपर वाले अलग नीचे वाले अलग। ठीक है, तो हमने फर्स्ट लेक्चर में फंक्शंस के देखा था कि हमारे पास 3 टर्मिनोलॉजीज होती है, डोमेन, को डोमेन एंड रेंज। ठीक है, डोमेन क्या होता है, पहले सर्कल में जो कुछ लिखा हुआ है वो डोमेन होता है, दूसरे सर्कल में जो कुछ लिखा हुआ है वो को डोमेन होता है, रेंज नहीं होता है वो को डोमेन होता है। ठीक है, और एरोज एक्चुअली जहां जा रहे हैं वो हमारे टोटल रेंज के एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो ऊपर वाले में आप क्या देखोगे कि को डोमेन में पूछूंगा तो भी आप एबीसी बताओगे, क्योंकि आपको सेकंड सर्कल के एलिमेंट्स बताने होंगे, और अगर मैं आपसे रेंज पूछूंगा तो भी आप एबीसी बताओगे, क्योंकि आप ये बताओगे कि एरो कहां कहां जा रहे हैं। ठीक है, तो इसका रेंज और को डोमेन इक्वल आ गया। ठीक है, इस केस में भी अगर मैं आपसे को डोमेन पूछूंगा तो आप ए और बी बोलोगे, और अगर मैं आपसे रेंज पूछूंगा तो भी आप ए और बी बोलोगे, क्योंकि आप ये काउंट करोगे कि कौन कौन से एलिमेंट्स पर एरो आ रहे हैं, तो दोनों के ऊपर आ रहे हैं। ठीक है, तो जब भी आपको रेंज और को डोमेन इक्वल मिलेंगे वो एक स्पेशल कैटेगरी का फंक्शन है जिसको हम बोलते हैं ऑन टू फंक्शन। ठीक है, तो ये वाला भी ऑन टू फंक्शन हो गया और ये वाला भी ऑन टू फंक्शन हो गया। ठीक है, अब नीचे वाली कैटेगरी क्या है, जहां पर रेंज का आंसर अगर आप निकालने की कोशिश करोगे तो को डोमेन से छोटा आएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ एलिमेंट्स छूट गए हैं उसके अंदर। ठीक है, तो अगर आपको कम आंसर मिल रहा है रेंज का, रेंज इज अ सबसेट ऑफ को डोमेन। अगर ऐसा आपको कहीं दिख रहा है
छोटा सेट आ रहा है, सबसेट मतलब छोटा सेट आ रहा है, तो फिर उसको हमने नाम दिया है इनटू फंक्शन, ऑन टू एंड इनटू। ठीक है, ये हो गया हमारा फिर से इनटू फंक्शन, क्योंकि यहां भी कुछ ना कुछ एलिमेंट छूटा हुआ है। इतनी बात आई समझ में? ये क्या है, बस मैपिंग के थ्रू हम आपको समझाना चाह रहे हैं कि फंक्शन कितने तरीके से कैटेगराइज हो सकता है। तो फंक्शन 4 तरीके से कैटेगराइज हो सकता है ना। कैटेगरी करने के लिए 2 टाइप की चीजें हमारे पास, 1 1 मैनी 1 या फिर ऑन टू इन टू, लेकिन उनके कॉम्बिनेशन करते हैं तो 4 अलग अलग कॉम्बिनेशन हमारे पास बन के आ सकते हैं। 1 1 ऑन टू, मैनी 1 ऑन टू, 1 1 इन टू एंड मैनी 1 इन टू, इस तरह से होगा ये। क्लियर है? तो अब बेसिकली जो क्वेश्चन आता है ना, उनमें कई बार ये होता है कि नाम कुछ दूसरे यूज किए हुए होते हैं जो बहुत ही स्टैंडर्ड नाम है, तो हमें पता करके रखना चाहिए। ठीक है, 1 1 और मैनी 1 सुनने में बहुत ही क्लियर है ना। 1 1 मतलब एक से एक ही एरो जा रहा है, मैनी 1 मतलब बहुत सारों से एक एरो जा रहा है। ठीक है, तो वो कैटेगराइज करते समय समझना आसान है, लेकिन उनके जो दूसरे नाम है वो भी याद रख लो। 1 1 फंक्शन जो होता है उसको इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं, तो ऑप्शन में ऐसा मिल सकता है आपको इंजेक्टिव वर्ड यूज किया हुआ, या फिर क्वेश्चन में मिल सकता है इंजेक्टिव वर्ड यूज किया हुआ। ठीक है, और ऐसे ही ऑन टू फंक्शन का भी एक दूसरा नाम है विच इज सर्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, तो अब आप पूछोगे कि मैनी 1 का नाम क्या है? 1 1 का नाम उन्होंने रख दिया है, मैनी 1 का कोई नाम रखा हुआ नहीं है, तो अगर मुझे बोलना होगा तो मैं बोलूंगा कि नॉट एन इंजेक्टिव फंक्शन। क्लियर है? इंजेक्टिव नाम रखा हुआ है उन्होंने 1 1 का, तो मैनी 1 क्या हो जाएगा? दूसरा वाला नॉट हो जाएगा, नॉट एन इंजेक्टिव। ठीक है, अच्छा, और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ फंक्शन स्पेशल है ना, जैसे कि पिछले स्लाइड में आप देख रहे हो कुछ फंक्शन ऐसे हैं जो 1 1 भी हैं और ऑन टू भी हैं, 1 1 एंड ऑन टू। ऐसे फंक्शंस को उन्होंने अलग से कैटेगराइज करके एक नया नाम दिया हुआ है, बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, इसको अलग से नाम देने का जो इंपॉर्टेंस है वो हमें और लेटर पार्ट ऑफ द चैप्टर में समझ में आने वाला है। ठीक है, लेकिन अभी के लिए ये 3 नाम आपने याद रखना चाहिए, इंजेक्टिव, सर्जेक्टिव एंड बाइजेक्टिव। क्लियर है? 1 1 ऑन टू एंड बोथ। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में यूजुअली ये पूछा जाता है कि फंक्शन दे देते हैं, कोई तो एक एफ फंक्शन दे देंगे आपको और बोलेंगे कि अब ये बताओ कि ये जो मैंने दिया है क्वेश्चन में फंक्शन, ये 1 1 है कि मैनी 1 है। ठीक है, तो हमें कुछ ना कुछ मेथड्स पता होने चाहिए जिनकी मदद से हम वो टेस्ट कर पाए कि ये गिवन एक्सप्रेशन जो है, जो गिवन फंक्शन है, वो 1 1 है कि मैनी 1 है। ठीक है, और ऐसे डिस्टिंग्विश करने के लिए हम मेथड पढ़ेंगे, किसके लिए? ऑन टू और इनटू के लिए भी पढ़ेंगे। ठीक है, अभी फोकस कर रहे हैं हम 1 1 एंड मैनी 1 पे। ठीक है, तो पहला वाला मेथड बहुत ही आसान है, लेकिन ये सबसे सिंपल वाले क्वेश्चंस पे ही यूजुअली अप्लाई होता है। ठीक है, ये क्या बोलता है कि अगर मैं ऐसा प्रूव कर दूं कि अगर fx1 इज इक्वल टू fx2, x1 x2 दो अलग अलग पॉइंट्स हैं, इनपुट्स हैं अलग अलग। ठीक है, अलग अलग इनपुट्स में डाल रहा हूं, ठीक है, और कुछ जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो ये स्टार्ट कहां से करता है? रिवर्स में स्टार्ट करता है। मेरे पास आउटपुट आया fx1 एंड fx2, वो आपस में इक्वल है। मेरे पास आउटपुट आया fx1 एंड fx2 आपस में इक्वल है, और ये अगर मैं बोल दूं तो ये प्रूव हो जाएगा कि इनपुट x1 x2 भी आपस में इक्वल है, तो ये 1 1 प्रूव कर देता है। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है? ये क्वेश्चन के थ्रू करेंगे तो और ज्यादा अच्छे समझ में आएगा आपको, है ना। अभी के लिए लिख लो इसको नोट्स में। नेक्स्ट जो है मेथड हमारे पास, वो ऑब्वियसली ग्राफिकल मेथड है। ग्राफिकल मेथड बहुत आसान है, लेकिन गिवन दैट आपको ग्राफ बनाते आते हैं तो बहुत आसान है। ठीक है, तो यहां पर क्या करना है, जैसे साइन एक्स एग्जाम्पल लेता हूं मैं कि साइन एक्स का ग्राफ याद है सबको, है ना, अभी बनाया था हमने, ऐसा कुछ होता है। तो ग्राफ देख के आप डायरेक्टली बता सकते हो कि ये मैनी 1 फंक्शन है। क्या करना है आपको? बस एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है, और अगर उस हॉरिजॉन्टल लाइन ने सक्सेसफुली ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट पे कट कर दिया तो फिर फंक्शन मैनी 1 हो जाता है। ऐसा क्यों? ये देखो, क्योंकि ये बेसिकली बता क्या रहा है, इंटरसेक्शन पॉइंट, बहुत सारे इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहे हैं रेड और ब्लू के। ठीक है, तो इंटरसेक्शन पॉइंट क्या बता रहा है कि ये हाइट लाने वाले, मतलब ये आउटपुट लाने के लिए आप बहुत सारे एक्स यूज कर सकते हो। यहां पर जो एक्स आया, यहां पर जो एक्स आया, यहां जो एक्स आया, यहां जो एक्स आया, इन सभी एक्स पर आपको सेम आउटपुट मिल रहा है। तो बहुत सारे एक्स पे सेम आउटपुट, मतलब कन्वर्ज हो रहे हैं एरोज, ऐसा इमेजिन कर पा रहे हो। बहुत सारे एक्स के वैल्यूज है सर्कल 1 में, और वो सेम वाई वाले वैल्यूज के ऊपर जाकर मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये किसका अंडरस्टैंडिंग है? मैपिंग के थ्रू मैनी 1 फंक्शन का मैपिंग है। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हो, आपको कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं मिलती जो ग्राफ को मल्टीपल प्लेसेस पे कट कर पा रही है, तो फिर वो फंक्शन कैसा हो जाता है? 1 1 हो जाता है। जैसे कि आपको लॉग का ग्राफ याद होगा, लॉग का ग्राफ ऐसा होता है,
जब आपका बेस 1 से बड़ा है तो ऐसा इंक्रीजिंग वाला ग्राफ होता है। तो इसको आप राइट हॉरिजॉन्टल से कट करके देखो, ये हर बार एक बार ही कट कर पाएगा। कहीं पर भी ले लो हॉरिजॉन्टल लाइन, ऊपर नीचे कहीं पर भी ले सकते हो, ठीक है, लेकिन वो एक ही बार कट करेगा, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया हमारा 1-1 फंक्शन। ये एग्जांपल हो गया मैनी वन का, ये एग्जांपल हो गया 1-1 का। क्लियर है। और लास्ट जो एक अप्रोच होती है हमारे पास, वो ऑब्वियसली ये है कि अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि फंक्शन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। अब आई गेस कि आपने लेक्चर 2 देखा होगा, लेक्चर 2 में हमने मोनोटोनिसिटी का डिस्कशन किया है, ठीक है। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, जैसे ये ग्राफ बनाया मैंने अभी लॉग का, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग एंड मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शंस अगर हैं आपके पास, ठीक है, जो इंक्रीज हो रहे हैं या फिर जो डिक्रीज हो रहे हैं, ठीक है, इस टाइप का अगर आप प्रूव कर दो कि फंक्शन इस कैटेगरी का है, ऑलवेज इंक्रीजिंग या फिर ऑलवेज डिक्रीजिंग कैटेगरी का है, तो फिर वो तो 1-1 ही होगा ना। क्योंकि आपको अगर हॉरिजॉन्टल लाइन को मल्टीपल टाइम्स कट करवाना है तो कहीं ना कहीं तो ऊपर जाके आपको फिर से नीचे आना पड़ेगा, तब जाके तो फिर से कट करेगी लाइन, ठीक है। तो ये होने ही नहीं दे रहा ऐसा, ये ऊपर जा रहा है तो ऊपर ही जा रहा है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ में फिर से कभी कट करेगा ही नहीं, ठीक है। तो अगर आप मोनोटोनिक है फंक्शन ऐसा प्रूव कर देते हो तो दैट इज सफिशिएंट टू प्रूव दैट द फंक्शन इज 1-1, ठीक है। तो ये 3 तरीके हैं, हम क्वेश्चंस में कहीं ना कहीं अप्लाई करेंगे। जो भी आपको कन्वीनियंट लगता है हर क्वेश्चन को देख के आप वो मेथड यूज कर सकते हो। ऐसा एज सच कोई प्रायोरिटी नहीं है कि आपने कौन सा मेथड यूज करना चाहिए, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पे इनको साथ में पढ़ रहे हैं, ठीक। अब बात आती है कि अगर मैं ऑन टू इनटू डिस्टिंग्विश करना चाहूं, किसी क्वेश्चन में मुझसे पूछा है कि ये फंक्शन जो दिया हुआ है ऑन टू है कि इनटू है, पता करके बताओ। तो ये तो बहुत ही आसान है, ठीक है। आपको बस करना क्या है कि फंक्शन का रेंज पता करना है, ठीक है। अगर रेंज और कोडोमेन इक्वल आ गए, अगर रेंज और कोडोमेन इक्वल आ गए तो मतलब सारे एलिमेंट्स कवर हो गए। जब सारे एलिमेंट्स कवर हुए थे मैपिंग डायग्राम में हमारे, तो हमने क्या बोला था, उसको ऑन टू बोला था, ठीक है। तो तब वो अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है तो फंक्शन हो गया आपका ऑन टू, ठीक है। और नहीं होती है तो फिर इनटू हो गया, ठीक है। हमारे ऐसे कोई भेदभाव नहीं है कि ये अच्छा ये बुरा है, ठीक है। अच्छे बुरे नहीं है फंक्शंस, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं तो ऑन टू है, और अगर नहीं कर रहे हैं तो फिर इनटू है, ठीक है। तो अब यहां पर देखो कि आप एक्चुअली कैलकुलेट करोगे क्या। जब आप डिस्टिंग्विश करने की कोशिश करोगे तो आप कोडोमेन कभी भी कैलकुलेट नहीं कर सकते, कोडोमेन गिवन होता है क्वेश्चन में, ठीक है। कोडोमेन हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगा कंपेयर करने के लिए, ठीक है। मतलब आप एक्चुअली फाइंड क्या करोगे, रेंज फाइंड करोगे, है ना। इक्वालिटी लानी ना, आपको चेक करना है कि इक्वल है कि नहीं। कोडोमेन तो उसने क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो आपकी काम आधा हो गया, आपको बस अब रेंज फाइंड करनी है। तो रेंज फाइंड करने का तो पूरा एक लेक्चर लिया ना हमने लास्ट वाला, तो आपको रेंज फाइंड करने के तो बहुत सारे मेथड्स आते हैं। आज हमने 6th मेथड सीखा शायद, ठीक है। तो आपको 6 अलग अलग मेथड्स आते हैं रेंज फाइंड करने के लिए। कोई सा भी मेथड यूज करो, लेकिन आप बस उसका रेंज निकालो कुछ भी करके, ठीक है। अगर आपने फंक्शन का रेंज निकाल लिया, कोडोमेन क्वेश्चन में दिया होगा, दोनों को कंपेयर करो कि रेंज छोटा आ रहा है या इक्वल आ रहा है। इक्वल आ रहा है तो ऑन टू, और छोटा आ रहा है तो फिर इन टू। क्लियर है। अब होता क्या है, कभी कभी कुछ क्वेश्चंस में कोडोमेन दिया हुआ नहीं होता है, तो अगर मैं बोल रहा हूं कि गिवन होगा, लेकिन अगर गिवन नहीं है तो क्वेश्चन बनाने वाला ये सोच के चल रहा है कि कोडोमेन तो उसका आर ही है। आ रही बात समझ में। अगर स्पेसिफिकली लिखा हुआ नहीं है कि यहां से लेके यहां तक मैं कोडोमेन ले रहा हूं, तो फिर आपको क्या मान के चलना है कि उसने तो पूरा ही एक्स एक्सिस ले लिया, ठीक है। पूरा ही ये वाई एक्सिस ले लिया, एक्सिस जो भी, पूरे ही उसने वैल्यूज ले लिए, सारे ही रियल नंबर्स उसने अकाउंट में ले लिए हैं। इफ नॉट गिवन, if not given then consider R as your codomain, ठीक है। सारे ही रियल नंबर्स आपकी कोडोमेन है, ऐसा मान के आपको क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करना है, ठीक है। तो यहां पर ज्यादा डिस्कशन के लिए नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि रेंज निकालने के हमने बहुत सारे तरीके ऑलरेडी देख लिए, इसलिए नहीं है, ठीक है। अदरवाइज तो यहां भी क्वेश्चन आपको बहुत मल्टीपल मिलेंगे। क्लियर है। तो ये बस आपको बात ध्यान रखनी है, तो आप ऑन टू इनटू डिस्टिंग्विश कर पाओगे, और पहले वाली 3 मेथड जो आपने समझी हैं वो यूज करके आप मैनी वन और 1-1 फंक्शन डिस्टिंग्विश कर पाओगे, ठीक है। तो देखते हैं कुछ क्वेश्चंस में अप्लाई करके। ये क्वेश्चन देखो, अब पढ़ते समय हमें ये पता करना है कि ये जो डेटा लिखा हुआ है उसका मतलब क्या है। सबसे पहले तो ये, तो इफ फंक्शन f, एक फंक्शन इस तरीके से डिफाइंड है सच दैट, वो बीच में साइन लगाए, f इज सच दैट, वो कहां से कहां तक डिफाइंड है। कहां से कहां तक मतलब पहले सर्कल में क्या क्या है और दूसरे सर्कल में क्या क्या है। तो पहले सर्कल में ये बोल रहा है कि 0 से लेके इन्फिनिटी सब है, ठीक है। और दूसरे सर्कल में क्या है, 0 से लेके फिर से इन्फिनिटी सब है, लेकिन वहां पर कुछ तो उसने ओपन ब्रैकेट यूज किया हुआ है, ठीक है। तो हम भी ओपन ब्रैकेट यूज कर लेते हैं।
तो इसका मतलब ये जो है, ये दिया हुआ है उसने कि ये मैं डोमेन यूज करना चाह रहा हूं, और ये जो दिया हुआ है, जैसे मैं बता रहा था क्वेश्चन में हमेशा क्या दिया हुआ रहेगा आपको, कोडोमेन दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा अब फंक्शन का एक्सप्रेशन तो दिया ही हुआ है, इसको बोलते हैं फंक्शन डेफिनेशन। फंक्शन डेफिनेशन भी दी हुई है उसने। अब उस फंक्शन के बारे में पूछ रहा है, तो फंक्शन के बारे में डोमेन, कोडोमेन और डेफिनेशन इतना आपको दिया हुआ है। ठीक है, अब उसको कैटेगराइज करके बताना है आपको कि ये 1 है, ऑन टू है, क्या है क्या ये। ठीक है, अच्छा तो पहले 1 पे फोकस करते हैं, है ना, फिर ऑन टू कर लेंगे। तो 1 के लिए हमने क्या मेथड सोची थी, एक fx1 वाली मेथड बताता हूं आपको, है ना, तो आपको वो एक्चुअली उस टाइम पे शायद क्लियर भी नहीं हुआ होगा स्टेटमेंट पढ़ के, अब शायद एग्जांपल लेंगे तो क्लियर होगा। टेस्ट ऑफ 1 करते हैं सबसे पहले। ठीक है, टेस्ट ऑफ 1 में हम क्या बोलते हैं कि लेट fx1 इज इक्वल टू fx2, यहां से हम लिखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब कैसा है, x1 x2 अगर अलग अलग हैं तो अलग अलग आउटपुट आना चाहिए, या ऐसा कुछ है ना, ऐसा मान के चल रहे हैं हम कि हमने x1 और x2 दो इनपुट दे दिए, उसको उस एक्सप्रेशन को दे देते हैं फिर x1 x2 इनपुट। तो क्या बनने वाला है ये, x1 अपॉन 1 प्लस x1 या x1 प्लस 1 इज इक्वल टू x2 अपॉन x2 प्लस 1, है ना, यहां तक आ गए। ये इक्वेशन बनी हमारी। वो बोल रहा है कि ये करो, fx1 इक्वल टू fx2 लिखो। ठीक है, फिर देखो आगे क्या हो रहा है, तो देखते हैं आगे क्या हो रहा है। ठीक है, तो अब मैं करूंगा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, तो मेरे पास क्या आएगा, x1 x2 प्लस x1 इज इक्वल टू x2 x1 प्लस x2। यहां से क्या हो रहा है, x2 x1 वाली जो टर्म है वो कैंसिल हो रही है, तो रिजल्ट में क्या आ गया, x1 इक्वल टू x2। आई बात समझ में। तो फिर से पीछे चलते हैं और स्टेटमेंट पढ़ते हैं। मैंने स्टार्ट यहां से किया और ये आ गया, है ना, तो एक बार देखते हैं फिर से अब क्या हो रहा है। ये हमारा स्टेटमेंट था, इफ fx1 इक्वल टू fx2 implies on solving, implies मतलब on solving gives x1 इक्वल टू x2, then the function is fx, then the function fx is 1 1, otherwise it is many 1। ठीक है, तो अब समझ में आया स्टेटमेंट। तो अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि 1 1 फंक्शन में अगर हम बोल रहे हैं कि दो अलग अलग इनपुट पे आपको सेम आउटपुट मिल रहा है ना, इक्वल है ना, दो अलग अलग इनपुट पे आपको सेम आउटपुट मिल रहा है, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो 1 1 है, किसी एक जगह से ही एरो उस पर्टिकुलर लोकेशन पे पहुंच सकता है। ठीक है, तो ये 1 1 का बहुत ही आसान टेस्ट है। अगर यहां पर आपको मल्टीपल इक्वेशंस मिली होती तो आपको x1 इक्वल टू x2 तो हर बार मिलेगा, लेकिन अदर देन x1 इक्वल टू x2 अगर आपको मल्टीपल और भी कोई इक्वेशंस मिल रही है, तो देन दैट विल इंप्लाई कि वो फंक्शन इनटू है, सॉरी मेनी 1। ठीक है, ओके, ठीक है, तो ये मैंने क्या कंक्लूड कर दिया कि ये फंक्शन तो हो गया हमारा 1 1। ठीक है, जो हमने स्टार्ट करने के लिए सोचा था वो हम एंड रिजल्ट तक पहुंच गए हैं। ठीक है, आगे अब मुझे टेस्ट करना है कि ये फंक्शन इनटू है कि ऑन टू है। ठीक है, तो ऑन टू इनटू तो बहुत ही क्लियर था, रेंज बताओ, रेंज को कंपेयर कर लो फिर, तो कोडोमेन तो दिया हुआ है उसने, तो उसके बारे में तो फिक्र करने की जरूरत ही नहीं है। तो मुझे किसकी फिक्र करनी है, रेंज की फिक्र करनी है। तो उसकी टेस्ट में क्या बोल रहा हूँ, किसकी टेस्ट कर रहा हूं मैं, टेस्ट ऑफ ऑन टू है कि नहीं, है ना, या ऑन टू इनटू जो भी है ये टेस्ट करना है मुझे। तो मैं सोच रहा हूं इसकी रेंज ऐसे निकालता हूं, y इज इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। सबसे स्टैंडर्ड अप्रोच क्या होती है हमारे पास, x इन टर्म्स ऑफ y लिखो और उसका डोमेन पता करो। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसको, तो कितना हो जाएगा, y x इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स। तो x वाली चीजें साथ में ले लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स इंटू 1 माइनस वाई। ठीक है, और अगर इसे डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1 अपॉन x इज इक्वल टू y अपॉन 1 माइनस वाई, ऐसे कुछ तो बन रहा है। ठीक है, हमने स्टार्ट कहां से किया था, हमने स्टार्ट किया था y इज इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स से, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो y और x इस तरह से इक्वेशन आ रही है हमारे पास, एक्स वाई उस साइड ले गया मैं, और फिर वहां से मैंने x कॉमन निकाल लिया, और फिर ये जो फैक्टर आया था इससे मैंने डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो ये कुछ तो एक्सप्रेशन तक हम पहुंच गए हैं। ठीक है, तो अब आपको ये देख के क्या लग रहा है, ये देखकर आपको क्या लग रहा है कि ये फंक्शन जो है ये क्या क्या वैल्यू एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, चेक करके देखो जरा। तो यहां पर y इक्वल टू 1 नहीं आ पाएगा कभी, ऐसा लग रहा है y इक्वल टू 1 नहीं आ पाएगा, क्योंकि मैं y इक्वल टू 1 डालूंगा तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा।
ठीक है, तो y नॉट इक्वल टू 1, ठीक है, ऐसे कुछ तो हम इस फंक्शन को टेस्ट करना चाह रहे हैं। अच्छा, और कोई कुछ तरीका सोच सकते हैं इसका ये देखने का कि ये फंक्शन जो है पर्टिकुलरली ऑन टू है कि इन टू है। एक तो ये तरीका है मेरे पास। अब यहां पर प्रॉब्लम क्या है, मैंने जिस तरीके से इसको सॉल्व किया, आई थिंक इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि मेरे पास जो इनपुट है वो भी एंटायर इनपुट तो अवेलेबल नहीं है ना, तो मैंने थोड़ा सा इसका ध्यान रखना चाहिए था, ठीक है, जो थोड़ा सा मिस हो गया यहाँ पे, कि अगर ये इनपुट थ्रू आउट होता तो मैं थ्रू आउट रेंज इस तरीके से निकाल सकता था, ठीक है। तो थोड़ा सा इसमें चेंज करते हैं और ये सोचते हैं कि अगर इनपुट 0 से इन्फिनिटी तक ही है तो मेरा आउटपुट क्या क्या आ सकता है ना। आई थिंक दैट वुड बी अ बेटर अप्रोच फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो इसको थोड़ा सा हटाते हैं, है ना, और एक अलग तरीके से सोच के देखते हैं इसको। तो आई थिंक आप में से भी किसी ने उस मेथड के बारे में सोचा होगा, पर कोई दिक्कत नहीं है, देखते हैं इसको फिर से। अगर मेरे पास y इज इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स है, तो मैं क्या सोच सकता हूं, ऐसा करता हूं मैं न्यूमरेटर में +1 -1 करता हूं, क्योंकि मैं क्या करना चाह रहा हूं, इसको ज्यादा चेंज नहीं करना चाह रहा, क्योंकि मेरा x जो है ना वो 0 से इन्फिनिटी तक ही जा रहा है, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, इसको ऐसा लिखते हैं, y इज इक्वल टू +1 कर लेते हैं और -1 कर लेते हैं। +-1 किया मतलब कोई चेंज किया नहीं है, लेकिन इसको अगर मैं क्लब कर लूंगा तो क्या होगा, जब इसके नीचे 1 प्लस एक्स आएगा तो कैंसिल होकर 1 बनेगा और -1 अपॉन 1 प्लस एक्स बनेगा, ठीक है। ये ऐसा आप मुझे कई बार करते हुए देखोगे, क्योंकि इससे क्या होता है, एक पर्टिकुलर लोकेशन पे वेरिएबल कंसंट्रेट हो गया, तो अब एनालाइज करना एक्सप्रेशन को ज़्यादा आसान हो जाता है, ठीक है। तो अब ये देखो कि अगर इनपुट आपका 0 से लेके इन्फिनिटी है तो इसके डिनोमिनेटर को तो वैसे भी कभी दिक्कत नहीं आने वाली, -1 पे दिक्कत देने वाला था ये, ठीक है। तो वो उसने खुद नहीं बोल दिया 0 से लेके इन्फिनिटी तक ही जाएगा ये, ठीक है। तो अगर ये 0 से लेके इन्फिनिटी तक जाएगा तो मिनिमम से मिनिमम अगर मैं डिनोमिनेटर बनाना चाह रहा हूं तो कितना हो सकता है, 1। उस पर्टिकुलर सिनेरियो में आपका आउटपुट कितना आ जाएगा, 1 - 1 मतलब 0 आ जाएगा y का वैल्यू, ठीक है। अब क्या डालने पे, 0 डालने पे आ रहा है, ठीक है। और ऐसे ही अगर मैं इसमें इन्फिनिटी डालूंगा तो फिर क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ते ये इन्फिनिटी होके कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपके पास बचेगा कितना, 1 बचेगा, ठीक है। तो ये कहां से कहां तक जा पा रहा है, बस 0 से 1 तक ही जा पा रहा है, क्लियर है। तो आई गेस इस क्वेश्चन में भी यहाँ पे ऊपर शायद स्क्वायर ब्रैकेट होना चाहिए था। तो अब देखोगे क्या आप कि ऊपर उसने कोडोमेन कितना दिया हुआ है, 0 से लेके इन्फिनिटी, लेकिन आपकी रेंज कितनी आ रही है, बहुत छोटी आ रही है आपकी रेंज आ रही है 0 से लेके 1, ठीक है। तो रेंज अगर आपकी 0 से लेके 1 आ रही है तो वो छोटी हो गई, क्योंकि आपकी रेंज कोडोमेन जो गिवन है उससे छोटी हो गई, इसलिए आप कंक्लूड क्या करोगे कि इसका मतलब ये फंक्शन इनटू है, ठीक है। तो इस तरह से भी आप इस क्वेश्चन को सोच सकते हो। आई बात समझ में। तो ऑन टू और इन टू ये पता करने का तरीका हुआ। इसके पहले हमने जो तरीका देखा वो किसके लिए था, 1 1 और मैनी 1 के लिए था, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन लेते हैं। फिर से हमारे पास एक क्वेश्चन आया है, यहाँ पे फिर से वो क्या पूछ रहा है, नीदर इंजेक्टिव नॉर सर्जेक्टिव, ठीक है। तो अब ये सब नाम तो पता है हमें, तो इनके बारे में थोड़ा सा हम अब पता करते हैं, ठीक है। बी ऑप्शन शायद अभी हम नहीं देख पाएंगे, तो उसको अभी होल्ड पे रखो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जहाँ पे इंजेक्टिव सर्जेक्टिव है उनके ऊपर फोकस करके हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो पहला वाला मेथड शायद आप लोगों को समझ में आया था, टू डिस्टिंग्विश 1 1 एंड मैनी 1, तो उसको कंटिन्यू करते हैं। तो क्या बोलता हूं मैं 1 1 मैनी 1 डिस्टिंग्विश करने के लिए कि fx1 इज इक्वल टू fx2, यहां से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। तो अगर मैं ये लिखूंगा तो क्या बनेगा, x1 अपॉन 1 प्लस x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू x2 अपॉन 1 प्लस x2 का स्क्वायर। आई बात समझ में, ठीक है। तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसको तो क्या बनाइए, x1 प्लस x1 x2 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 प्लस x2 x1 स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसा कोई कैंसिलेशन हुआ नहीं, तो सब चीजें एक साइड ले आते हैं। ऐसा करते हैं, सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं। तो x1 माइनस x2 इनको क्लब कर दिया मैंने, और ये जो दोनों टर्म्स हैं इनमें से x1 x2 कॉमन आते हुए दिख रहा है सबको। तो x1 x2 कॉमन आएगा तो यहाँ बचेगा क्या, x1 x2 कॉमन निकालने के बाद यहाँ x2 बचेगा और यहाँ x1 बचेगा, ठीक है। ये ऐसा कुछ हो गया। तो अब अगर मैं इसको फर्दर फैक्टराइज करता हूं तो क्या होगा, x1 माइनस x2 इंटू x1 माइनस x2 अगर मैंने कॉमन निकाला तो यहां तो बचेगा 1, यहां बचेगा माइनस x1 x2,
क्योंकि यहां से x2 माइनस x1 लिखा हुआ है ना, जबकि मैंने x1 माइनस x2 कॉमन निकाला। तो अब देखोगे आप क्या यहां पे कि अगर मुझे ये दिया हुआ है तो मैं कहां तक पहुंच पा रहा हूं, तो मैं यहां तक पहुंच पा रहा हूं, जो कंक्लूड क्या करेगा अल्टीमेटली, समथिंग इनटू समथिंग अगर इक्वल टू 0 चाहिए तो या तो पहले वाला समथिंग 0 हो जाए या फिर दूसरा वाला समथिंग 0 हो जाए। ठीक है, तो पहला वाला समथिंग 0 हो जाएगा तो ये तो अच्छा रिजल्ट है, इट इंप्लाइज x1 इक्वल टू x2। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, और एक इक्वालिटी आ रही है कि x1 x2 इज इक्वल टू 1। ये एक्चुअली यहां पे प्रॉब्लमेटिक है, ये डायरेक्टली इंप्लाई करेगा कि फंक्शन आपका कैसा है, मैनी वन है। ठीक है, क्यों करेगा, एक बार एग्जांपल लेके भी देख लेते हैं। क्योंकि आपकी x1 x2 इक्वल टू 1 इक्वालिटी आ रही है, तो ये देखो ऐसा कुछ इंटरप्रिटेशन आएगा इसका कि अगर मैं लेट अस से इसके अंदर 2 यूज करता हूं और अगर मैं इसके अंदर 1/2 यूज करता हूं तो दोनों से आंसर जो भी आएगा सेम आएगा। आई बात समझ में? अगर आपको fx1 इक्वल टू fx2 रखना है तो ये कंडीशन यूज करके भी रिजल्ट आता है, ऐसा ये इक्वेशन इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, करके देख लेते हैं। तो एक बार f(2) निकालो तो बहुत ही आसान है, 2/5 आंसर दिख रहा है सबको, 2 डाला उसके अंदर तो, और ऐसे ही f(1/2) डाल के देखो कितना दिखेगा आपको, 1/2 अपॉन 1 प्लस 1/4। इसको भी सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 2/5 आएगा। ठीक है, तो आपको मल्टीपल इनपुट्स मिले जिसके लिए आउटपुट सेम आ रहा है, तो मैनी वन, ये कंक्लूड कर दिया कि मैनी वन है। तो अगली बार से ऐसे टेस्ट नहीं करेंगे हम, हमें बस जैसे ही x1 x2 इक्वल है, इसके साथ साथ और एक इक्वालिटी अगर मिली, इसका मतलब वो फंक्शन डायरेक्टली क्या हो गया, मैनी वन फंक्शन हो गया। ठीक है, तो ये तो हुई बात मैनी वन फंक्शन की। अब अगर मुझे इसमें फिर से ऑन टू इन टू बताना है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, रेंज और कोडोमेन को कंपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, तो बताओ इसके अंदर जो इसका कोडोमेन दिया हुआ है वो क्या है, -½ से हाफ, बहुत ही छोटा दिया है, -½ से हाफ ही दिया है उसने कोडोमेन उसका। ठीक है, तो इसका रेंज निकाल के देखते हैं, इसका रेंज कहां से कहां तक जा रहा है। अगर इसका रेंज भी अगर -½ से हाफ तक ही गया एग्जैक्टली, तो आपका रेंज और कोडोमेन दोनों इक्वल हो जाएंगे और फंक्शन ऑन टू होने वाला है। ठीक है, तो एक बार देखते हैं क्या होने वाला है यहाँ पे। तो आपके पास y इज इक्वल टू x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं और x इन टर्म्स ऑफ y लिखने की कोशिश कर रहा हूं, जैसे लास्ट क्वेश्चन में भी किया था, लेकिन वहां एक दूसरा मेथड हमें ज्यादा अच्छा मिला था, तो उससे हमें आंसर निकालने में आसानी हो गई थी। इसमें करके देखते हैं, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, y प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, x में इक्वेशन बनाना चाह रहा हूं तो x में क्वाड्रेटिक की इक्वेशन बन रही है। अब यहां से आप क्या कर सकते हो, x इन टर्म्स ऑफ y अगर आपको लिखना है तो आप क्या लिखोगे इस केस में, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर द रूट b स्क्वायर मतलब 1 b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ऐसा कुछ तो लिखोगे। क्लियर है? x इन टर्म्स ऑफ y इस तरीके से आ रहा है। तो अगर आपके पास ये आया है तो आप क्या बोलोगे, क्या बोल सकते हो आप इसको, कि आपको डोमेन अगर बताना है तो y की टर्म्स में अगर डोमेन बताना है तो क्या होगा वो, कि अंडर रूट के अंदर वाली क्वांटिटी 0 नहीं होना चाहिए। अंडर रूट की क्वांटिटी अगर 0 नहीं होना चाहिए, सॉरी निगेटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आप इनइक्वालिटी क्या बनाओगे अब यहां पे, कि 1 माइनस 4y स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां पे माइनस मल्टीप्लाई करो, वेविकर मेथड में कन्वर्ट होने वाला है क्वेश्चन, 4y स्क्वायर माइनस 1 लेस देन और इक्वल टू 0। इसका मतलब y माइनस 1/2 इंटू y प्लस 1/2 इज लेस देन और इक्वल टू 0। जब ये इनइक्वालिटी आप सॉल्व करोगे तो देखो आपके पास एग्जैक्टली वही आंसर आ रहा है क्या, चेक करके देखो। ठीक है, तो आई गेस आपके पास एग्जैक्टली वही आंसर आएगा। क्लियर है? तो इस केस में क्या हो गया, आपका जो डोमेन है, सॉरी जो कोडोमेन है और जो रेंज है वो सेम आ गए। अगर ये दोनों सेम आ गए तो आप कंक्लूड क्या करोगे कि ये फंक्शन कैसा हो गया, ऑन टू फंक्शन हो गया। अब ऑन टू मतलब होता क्या है, सर्जेक्टिव होता है। ठीक है, ऑन टू मतलब सर्जेक्टिव होता है। ठीक है, और यहां पे फंक्शन कौन सा निकल के आया, मैनी वन फंक्शन निकल के आया। ठीक है, इसका मतलब ये इंजेक्टिव नहीं है, तो इंजेक्टिव नहीं है और सर्जेक्टिव है, तो आपका आंसर हो गया डी। आई बात समझ में? ठीक है, इस तरीके से आप डिस्टिंग्विश करोगे 1-1 और मैनी वन फंक्शंस को। ठीक है, और देखते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, देखो क्या हो रहा है कि आप
2x प्लस साइन एक्स एक सिंपल सा फंक्शन दिया हुआ है और इसका देखो कोडोमेन क्या दिया हुआ है, r दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, और डोमेन भी कितना दिया हुआ है, r दिया हुआ है। सारी वैल्यूज एक्सेप्ट कर रहा है और कोडोमेन में भी सारी वैल्यूज है। अब आप देखो कि रेंज अगर इसका r आता है तो फिर वो ऑन टू हो जाएगा। और ये भी देखो कि ये फंक्शन अब वन है कि मैनी वन है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा वैसे देखा जाए तो आसान है कंसेप्ट, लेकिन ये सीखो कि ऐसे क्वेश्चंस को देख के आपने मेथड क्या सोचना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे आसान मेथड है जो हमने थर्ड लिखा था वन वन मैनी वन के लिए, ठीक है, कि मोनोटोनिक है क्या फंक्शन, ऐसा टेस्ट कर लो, ठीक है। फंक्शन मोनोटोनिक है कि नहीं ऐसा टेस्ट करो। तो आपके पास जो fx है वो कितना आ रहा है, 2x प्लस साइन एक्स। अगर मैं इसका डेरिवेटिव निकालता हूं, मोनोटोनिसिटी चेक करने का तरीका क्या डिस्कस किया था हमने लास्ट क्लास में, डेरिवेटिव ऑलवेज पॉजिटिव या फिर डेरिवेटिव ऑलवेज निगेटिव इंप्लाइज मोनोटोनिक फंक्शन। तो एक बार डेरिवेटिव निकाल रहा हूं मैं एफ डैश एक्स, कितना हो जाएगा, ये 2 बनेगा और ये बनेगा कॉस एक्स। ये बेसिक डिफरेंशिएशन आएगा, सबको आता है, एक्स का डिफरेंशिएशन 1, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, ठीक है। अब कॉस एक्स जो है वो आपका मैक्स टू मैक्स कहाँ से कहाँ तक जाता है, ये तो जाता है -1 से 1 तक। तो उसमें अगर मैं 2 ऐड भी कर दूंगा तो कहाँ से कहाँ तक जाएगा, फिर वो 2 ऐड करने पे आपका डेरिवेटिव कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 1 से लेके 3 तक। इसका मतलब ये कभी भी 0 नहीं हो पाएगा, ये हमेशा 0 से बड़ा ही रहेगा। अगर ये हमेशा 0 से बड़ा रहेगा, स्लोप मतलब फंक्शन क्या इंडिकेट हो रहा है, फंक्शन fx ऑलवेज इंक्रीजिंग, fx इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, ऐसा हम यहां से इंडिकेट करके बता सकते हैं, ठीक है। ऐसा हम यहाँ पे इन्फरेंस निकाल सकते हैं। अगर फंक्शन ऑलवेज इंक्रीजिंग है तो ऐसे ग्राफ को जो ऑलवेज इंक्रीज कर रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन मल्टीपल टाइम्स कट कर ही नहीं सकती, एक ही बार कर सकती है। इसका मतलब फंक्शन कैसा हो गया, 1 1। तो 1 1 तो हो ही गया है, तो ये तो गलत हो गया, नॉट 1 1 वाला 1 1 है, नॉट ऑन टू ए, नीदर वाला भी गलत हो गया क्योंकि ये 1 1 तो है ही, ठीक है। तो 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए। अब एक और ऑप्शन हम चेक करते हैं कि अब ये ऑन टू है कि नहीं है, ठीक है। तो ये ऑन टू तब होगा जब इसकी रेंज -∞ से इन्फिनिटी आएगी, ठीक है। तो अब ऐसा इमेजिन करो, मुझे एक्जैक्टली पता नहीं इसका ग्राफ क्या है, लेकिन ये डेफिनेटली कुछ तो भी तो बढ़ने वाला ग्राफ है, ठीक है। 0 डालने पे 0 भी होता है, ठीक है। ये ऐसा ऑब्वियसली स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, कुछ हो रहा होगा ऊपर नीचे, आई डोंट नो, ठीक है, लेकिन बढ़ तो रहा है। तो अगर मैं इसके अंदर इन्फिनिटी सब्स्टिट्यूट करूंगा तो क्या होगा, क्या मेरे पास इन्फिनिटी आंसर आएगा ना, क्योंकि साइन के अंदर कुछ भी डालूंगा ये तो बहुत बड़ा क्वांटिटी कभी भी नहीं बनता है, ये -1 और 1 के बीच में होता है। लेकिन 2x कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ इन्फिनिटी मतलब इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। जब मैं -∞ डालूंगा तो फिर से साइन एक्स तो कुछ खास कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, लेकिन वो दूसरा वाला जो है 2x वो कितना हो जाएगा, -∞ हो जाएगा। तो हम एंड पॉइंट टू एंड पॉइंट ये एनालाइज कर पा रहे हैं कि फंक्शन -∞ से लेके इन्फिनिटी तक इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो अगर इस तरह का ही कुछ तो ग्राफ आने वाला है इसका, नॉट दिस एग्जैक्ट ग्राफ बट कुछ तो आएगा तो मुझे पता है कि पूरा का पूरा y एक्सिस के ऊपर शैडो आ जाएगी, ठीक है। यहां से मैं शैडो लूं या यहां से लाइट डाल के शैडो लूं तो पूरी y एक्सिस कवर हो जाएगी। इसका मतलब इसका जो रेंज है, इसका रेंज आ गया मेरे पास -∞ से इन्फिनिटी, विच इज सेम एज द गिवन कोडोमेन। इसका मतलब फंक्शन क्या हो गया, ऑन टू फंक्शन हो गया। और अगर ये ऑन टू फंक्शन हो गया तो आपका ए आंसर करेक्ट हो गया, गेटिंग इट, ठीक है। तो 1 1 मैनी 1 टेस्ट करने के मेथड्स और ऑन टू इनटू टेस्ट करने के मेथड्स आपने अगर पता कर लिए हैं तो आपको क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन से रिलेटेड सारे क्वेश्चन करते आ जाएंगे। आई बात समझ में। और एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अभी आपको और सोचना पड़ेगा। यहां पर दिया हुआ है क्यूबिक एक्सप्रेशन, दिख रहा है सबको, ठीक है। कितना दिया है, fx इज इक्वल टू 2x क्यूब -15x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 1, ठीक है बच्चों। तो हम यहां पर क्या करना चाह रहे हैं, हम ग्राफिकली इसका अंडरस्टैंडिंग लेकर ये आंसर करना चाह रहे हैं कि 1 1 आएगा कि मैनी 1 आएगा और ऑन टू आएगा कि इन टू आएगा, ठीक है। ये दोनों चीजें एनालाइज कर रहे हैं। तो ग्राफ मुझे बनाना पड़ेगा। तो क्या आपको क्यूबिक के ग्राफ के बारे में थोड़ा भी आइडिया है, ठीक है, होना चाहिए थोड़ा सा आइडिया, क्योंकि आपने क्वाड्रेटिक तो भी तो पढ़ा हुआ है, ठीक है। पॉलिनोमियल के बड़े सिंबल से ग्राफ होते हैं, ठीक है। तो बेसिक आइडिया थोड़ा सा ले लो। क्यूबिक का ग्राफ जो है, क्यूबिक मतलब क्या है, इसके 3 रूट्स आने वाले हैं, तो यूजुअली इस तरह का होता है, यूजुअली, ठीक है। लेकिन ये कब होता है, जब x क्यूब का कोएफिशिएंट पॉजिटिव होता है तब इस तरह का होता है,
ठीक है। अच्छा, लेकिन हर बार क्यूबिक के 3 रूट्स आए ये ज़रूरी तो है नहीं, इसका मतलब वो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, कि उसने एक ही बार कट किया, एक्स एक्सिस को मल्टीपल टाइम्स कट किया ही नहीं, ठीक है। तो क्योंकि मेरे पास इसका कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, तो मैं सोच रहा हूँ कि इन दोनों तीनों तरीकों में से ही कोई ना कोई एक ग्राफ होना चाहिए, ठीक है। तो अब आप ये देखते हो कि ये फंक्शन मैनी वन होने की कैटेगरी में आ सकता है, मैनी वन की कैटेगरी में आ सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ऊपर जाके नीचे जाके फिर ऊपर जा रहा है, ठीक है। लेकिन क्योंकि आपका इनपुट रिस्ट्रिक्टेड है, तो अभी आप गारंटी के साथ नहीं बोल सकते हो, क्योंकि पता चला कि आपका ग्राफ ऐसा है, ठीक है, ये 3 है, ये 0 है, तो 0 से लेके 3 के बीच में क्या हुआ, 0 से लेके 3 के बीच में तो कुछ चेंज ही नहीं हुआ, वो बढ़ ही रहा है। वो जो ऊपर नीचे होने वाला था वो तो 0 और 3 के बाद होने वाला था, ठीक है। ऐसा भी एक सिनेरियो हो सकता है, इसलिए हम गारंटी के साथ नहीं बोल सकते कि ये मैनी वन ही होगा कि नहीं होगा जस्ट बाय लुकिंग एट द क्यूबिक। तो मुझे थोड़ा सा इसको और एनालाइज करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब कोशिश करते हैं इसको थोड़ा समझने की। ये हटाता हूं यहां से, क्योंकि आई गेस थोड़ी कैलकुलेशन तो इस क्वेश्चन में होगी, ठीक है। तो हमारे पास ये फंक्शन है, मैं ऐसा कर रहा हूं, इसको समझने के लिए इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं, ठीक है। एफ डैश एक्स जो क्यूबिक का निकलेगा, देखो कितना आएगा, ये हो जाएगा 6x² माइनस 30x प्लस 36। अब मैं चाह रहा हूं कि ये जो डेरिवेटिव आया है ये देखता हूं कहां कहां 0 हो रहा है, ठीक है। क्यों कर रहा हूं मैं ऐसा, क्योंकि मुझे पता है कि क्यूबिक का ग्राफ कहीं तो ऊपर जाके नीचे जाके फिर ऊपर जाता है, तो जहां ऊपर तक गया उसको बोलते हैं मैक्सिमा, जहां नीचे तक गया उसको बोलते हैं हम मिनिमा। तो मैक्सिमा और मिनिमा के जो पॉइंट्स हैं वो निकलते कैसे हैं, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 सॉल्व करके निकलते हैं, ऐसा हमें पता है, ठीक है। तो फिर ऐसा करते हैं, हमने इक्वल टू 0 कर दिया, मैक्सिमम मिनिमा के पॉइंट्स पे फोकस कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो यहां से देखो 6 कैंसिल होते हुए दिख रहा है, तो ये x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, ऐसा कुछ तो बन रहा है। तो इसको फैक्टराइज और करोगे तो x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0 आ रहा है। इसका मतलब x इक्वल टू 2 और 3, ये दो ऐसे पॉइंट्स है जहां पर आपका डेरिवेटिव 0 होगा, है ना। यहाँ 2 डालो 0 हो रहा है, 3 डालो 0 हो रहा है, ये क्या 0 हो रहा है, डेरिवेटिव 0 हो रहा है। जहां पर भी डेरिवेटिव 0 होता है, ये मैक्सिमम मिनिमा कैलकुलेट करने की डेरिवेटिव टेस्ट है, ठीक है। ये हम अभी इसलिए डिस्कस कर पा रहे हैं क्योंकि मैं सोच रहा हूं कि आपने फिजिक्स में ये कई बार यूज किया हुआ होगा, ठीक है। अच्छा, तो 2 और 3 पे इसका मैक्सिमम मिनिमा आ रहा है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि देखो अब हो क्या रहा है कि 2 और 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैक्सिमम मिनिमा के, और वो एक्चुअली जो डोमेन यूज कर रहा है, रिस्ट्रिक्टेड डोमेन यूज कर रहा है इस क्वेश्चन में, उस रीजन में लाई भी करते हैं, ठीक है। तो मतलब तो फिर हमें और थोड़ा कॉशियसली इसको ड्रॉ करके देखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब ऐसा कुछ तो फिगर आई थिंक आने वाला है कि ये फंक्शन बढ़ेगा, क्यूबिक का बेसिक नेचर तो ये है कि माइनस इन्फिनिटी से वो बढ़ेगा, ठीक है। तो नीचे से बढ़ के आने वाला है ऊपर, 0 डालने पे क्या आ रहा है ये तो हम सभी जानते हैं, 0 डालो इसके अंदर, 0 डालोगे तो स्टार्टिंग का हट जाएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो ये नीचे से आएगा और 1 तक तो पहुंच ही चुका है, ठीक है, यहाँ पे 1 तक पहुंच चुका है। अब आगे क्या होगा, सबसे पहले मैक्सिमा आएगा, मतलब 2 पे मैक्सिमा आएगा, तो 2 पे मैक्सिमा आएगा तो कितना आएगा मुझे बता दो, और 3 पे मिनिमा आएगा तो कितना आएगा मुझे बता दो, तो मैं अच्छे से ग्राफ ड्रॉ कर दूंगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या निकालने की जरूरत है मुझे, ग्राफ ड्रॉ करने के लिए f(2) की वैल्यू कितनी और f(3) की वैल्यू कितनी। पॉज करो वीडियो, चेक करो कितना आएगा f(2) और f(3). तो f(2) का वैल्यू जो है वो आई थिंक 29 कुछ आता है, और f(3) का वैल्यू 28 आता है, ठीक है। f(3) थोड़ा कम आना ही चाहिए था, वो मिनिमम बोल रहे थे हम उसको, ठीक है, लेकिन थोड़ा ही कम आया, बहुत ज़्यादा कम नहीं आया वो, ठीक है। तो सबको निकालते आएगा f(2), f(3), कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या करना है, 2 डाल देना, यहाँ जहाँ जहाँ x लिखा है उसकी जगह 2 डाल दो, और अगली बार 3 डाल दो और कैलकुलेशन कर लो, ठीक है। तो अगर आप अब देखोगे इसको, तो ये तो एक्चुअली काफ़ी ऊपर जाकर मैक्सिमा दे रहा है 2 पर, फिर ज़्यादा नीचे नहीं आ रहा और फिर ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो ऐसा कुछ तो क्यूबिक का ग्राफ इमेजिन कर रहा हूँ मैं, ठीक है। लेकिन अब मुझे फोकस कहाँ करना है, फोकस मुझे बस 0 से लेके 3 के लिए ही करना है, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहे हैं वहीं से वहीं, यहां से यहां तक देखो बस, ठीक है। तो 0 से लेके 3 तक अगर मैं देखूंगा तो ये रीजन शेड हो रहा है मेरा, ठीक है। 0 से लेके 3 तक जो मैंने शेड किया है उतने ही रीजन को देखना है। अब इसमें क्या होगा, उतने रीजन में एक हॉरिजॉन्टल लाइन इसको कट कर सकती है मल्टीपल पॉइंट्स पे,
क्योंकि मल्टीपल पॉइंट्स पे कट कर पा रही है, इसलिए का मतलब ये फंक्शन क्या होने वाला है, डेफिनेटली मैनी वन होने वाला है, ठीक है। अच्छा, और अगर मैं इतना ही ग्राफ इमेजिन कर रहा हूं, कितना ग्राफ, जो शेड किया हुआ है रेड से उतना ही ग्राफ अगर मैं इमेजिन कर रहा हूं, तो क्या आप मुझे इसका रेंज बता सकते हो? तो ग्राफिकली रेंज कैसे निकालते हैं, उतने से पोर्शन का शेडो लेके देखो वाई एक्सिस पे कहां से कहां तक जाएगा, ठीक है। तो 2 पे उसका हाईएस्ट पॉइंट था, तो हाईएस्ट पॉइंट ऑफ शेडो जाएगा इसका 29 पे, और लोएस्ट पॉइंट देखो कहां आ रहा है इसका शेडेड का, 1 पे आ रहा है। तो शेडो कहां से कहां तक आएगी आपकी, 1 से लेके 29 के बीच में आपकी शेडो आएगी, वो जो शेड किया हुआ है पोर्शन उसकी, ठीक है। इसका मतलब इसका रेंज कितना आया फॉर दिस डोमेन 0 से 3, इसका रेंज आया 1 से लेके 29, और किस्मत से उन्होंने कोडोमेन भी एग्जैक्टली उतनी ही दी हुई है। इसका मतलब आपको कोडोमेन और रेंज इक्वल हो गया, तो कंक्लूड क्या करेंगे, फंक्शन हो गया ऑन टू। तो ऑन टू तो हो गया, लेकिन 1 1 नहीं है, और ये तो बिल्कुल ही गलत है। आपके पास क्वेश्चन क्या आना, आंसर क्या आना चाहिए, नीदर नॉट 1 1, बी आंसर आना चाहिए। ऑन टू है लेकिन 1 1 नहीं है, क्योंकि वो मैनी वन है। आई बात समझ में? तो आप रेंज फाइंड करने के जो मल्टीपल वेज देख चुके हो, उसमें से एक आज हमने जो सीखा था उसका हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। क्या मेथड है ये कि ग्राफ ड्रॉ करके देख लो कि वाई एक्सिस पे शैडो कहाँ आ रही है, ठीक है, वो आपका रेंज का आंसर देती है, ठीक है। तो रेंज निकालने के बहुत सारे तरीके पता हैं, उनका यूज़ करके हम ऑन टू इन टू कंपेयर कर लेते हैं, और मैनी वन और 1 1 निकालने के हमने 3 तरीके ऑलरेडी लिस्ट डाउन करके पढ़ लिए हैं, ठीक है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये फिर से एक क्यूबिक के लिए क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये क्यूबिक क्वेश्चन देखो अब क्या है कि इफ दिस क्यूबिक एक्सप्रेशन इज 1 1 फंक्शन देन ए क्या होना चाहिए। तो उसने स्टार्टिंग में, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग फ्रेम किया गया, इस क्वेश्चन में वो उसने दे दिया है कि ये 1 1 है, ठीक है। अगर उसने ये दे दिया है कि ये 1 1 है तो थोड़ा सोच पा रहे हो कुछ इसके बारे में, ये क्यूबिक है, ये क्या है, एक क्यूबिक है। अब क्यूबिक का यूजुअल ग्राफ तो कैसा होता है, ऐसा होता है, ठीक है। इसने कुछ दिया हुआ नहीं है, तो क्यूबिक का जो डोमेन लूंगा वो तो मैं ओपन डोमेन लूंगा, तो इसका मतलब x कहीं से कहीं तक भी जा सकता है। अगर x कहीं से कहीं तक भी जा सकता है तो फिर अगर ये अप एंड डाउन हो गया, अगर ये अप एंड डाउन हो गया तो ये 1 1 हो ही नहीं सकता, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये 1 1 है, और अब हमसे पूछ रहा है कि अब a में क्या डालूं, ठीक है। इसका मतलब अब उसकी बात तो माननी ही है, ठीक है। इसका मतलब ये क्यूबिक ऐसा ऐसा ऊपर नीचे नहीं होने वाला, ठीक है। तो ये अगर ऊपर नीचे नहीं होने वाला, तो ये ऊपर नीचे जहां होता है वो एक्चुअली पॉइंट्स कौन से होते हैं, मैक्सिमा और मिनिमा के पॉइंट्स होते हैं। मैक्सिमा और मिनिमा के पॉइंट्स कैसे आते हैं, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 करके आते हैं, ठीक है। तो अगर मैंने एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 सॉल्व किया और कोई आंसर ही नहीं आया तो 1 1 हो जाएगा, फिर वो आ रही बात समझ में। वो बोल रहा है कि 1 1 है, 1 1 होने के लिए मैंने क्या कंडीशन रखनी चाहिए कि इसका जो डेरिवेटिव है एफ डैश एक्स जो है, एफ डैश एक्स निकालते जाओ, इसका एक्स क्यूब डिफरेंशिएट होकर कितना आएगा, 3 इंटू 4a माइनस 7 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3a माइनस 9 इंटू एक्स प्लस 3, ये इसका एफ डैश एक्स है, ठीक है। ये कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो या तो ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए या फिर ये ऑलवेज लेस देन 0 होना चाहिए, ठीक है। तो जो भी है, अगर ऐसा सिनेरियो बन रहा है तो एक कॉमन बात हम क्या सोच सकते हैं कि इसका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो डेफिनेटली लेस देन 0 होना चाहिए। डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 में तो इसके रियल रूट्स आ जाएंगे और आपको मैक्सिमम मिनिमा के पॉइंट्स मिल जाएंगे। हमें चाह रहे हैं कि मैक्सिमम मिनिमा के पॉइंट्स मिलना ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो d लेस देन 0 ये बेसिक इस क्वेश्चन का कंसेप्ट है, ठीक है। तो इसका d लेस देन 0 करके देखो, इसका d लिखते हैं, देखो क्या होगा। यहाँ से अगर आप पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते शायद थोड़ा फायदा होता, तो मैं इसको सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन लिख देता हूँ इसका। यहाँ पे एफ डैश एक्स जो है आपका वो आ रहा है शायद 3 कैंसिल होगा, तो 3 यहाँ से कैंसिल होगा, 3 यहाँ से कैंसिल होगा, तो ये 3 बनेगा और ये 1 बनेगा, ठीक है। तो ये बना आपके पास 4a माइनस 7, 4a माइनस 7 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू a माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1, ये आपका एफ डैश एक्स बना, ठीक है। ये जो एक्सप्रेशन बना है क्वाड्रेटिक, इसका डिस्क्रिमिनेंट में लेस देन 0 कर रहा हूँ, ठीक है। तो बी स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा, 4 इंटू ए माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4 ए एंड सी,
इज लेस देन 0। तो यहाँ से 4 और 4 कैंसिल करो, ठीक है, ओपन करो इसको स्क्वायर को, तो हो गया ए स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 माइनस 4a प्लस 7 लेस देन 0। और देखो क्या हो रहा है फिर अब, ए स्क्वायर माइनस 6a माइनस 6a, तो ये कितना हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 10a और साथ में कितना हो गया टोटल मिलके ये 16 इज लेस देन 0। तो फैक्टराइज कर पा रहे हो क्या इसको, ये 10 है माइनस 10 है वो 16 है, तो कैसे फैक्टराइज हो सकता है ये, a माइनस 2 इंटू ए माइनस 8 इज लेस देन 0। फिर से क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है ये, तो वेविकर मेथड से सॉल्व होगा। 2 और 8 प्लस माइनस प्लस, आपको लेस देन 0 चाहिए, मतलब नेगेटिव वाला पोर्शन चाहिए, तो आपका आंसर आ गया 2 से लेके 8 तक, ठीक है, 2 से लेके 8 तक आंसर दिख रहा है सबको, ए आंसर है। आई बात समझ में? तो ये भी अप्रोच आप फॉलो कर सकते हो। यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा फ्रेम अलग तरीके से किया गया था, यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ था कि 1 1 है, तो अब उस जो वेरिएबल था, जो अननोन था, उसकी हमें वैल्यू बतानी थी कि क्या क्या हो सकती है, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप आपको 1 1 मैनी 1 ऑन टू इन टू के क्लासिफिकेशन समझ में आए हैं। अगर थोड़ी दिक्कत हुई है, अगर आपको स्पीड फास्ट लग रही है, तो प्लीज़ गो बैक वॉच दिस पर्टिकुलर वीडियो अगेन, बट डू मेक श्योर कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हैं, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, मोर देन 1 में ये इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत पूछते रहते हैं, ठीक है। तो आज का होमवर्क क्वेश्चन, ठीक है, आज का होमवर्क क्वेश्चन ये है आपके सामने कि ये फंक्शन है जो r से r में डिफाइंड है, ठीक है, और fx का वैल्यू दिया हुआ है और यहाँ पर भी अननोन है। तो अभी एक अननोन वाला क्वेश्चन किया था हमने, यहाँ पर भी अननोन है, ठीक है। फाइंड द इंटरवल ऑफ वैल्यूज ऑफ अल्फा फॉर विच f इज ऑन टू, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन में क्या बोला था उसने, 1 1, लास्ट क्वेश्चन में कंडीशन दी हुई थी 1 1 है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में कंडीशन दी हुई है कि ऑन टू है। ऑन टू मतलब क्या करना पड़ेगा आपको, इसका जो रेंज है वो डेलिब्रेटली कोडोमेन के बराबर बनाना पड़ेगा। आपको वो सारे अल्फा कैलकुलेट करके बताने हैं जिसके लिए इसका रेंज आर आ जाए, ठीक है। वो सारे अल्फा अगर यूज करते हो तो वो आपका आंसर होगा, ठीक है। तो ये बेसिक से हिंट है। तो बेसिकली आपको क्या करना है, रेंज के लिए सॉल्व करना स्टार्ट करना है। इस तरह के क्वेश्चंस की रेंज कैसे फाइंड करते हैं ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, ठीक है, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, ठीक है, उसको देखना, सेकंड मेथड जो हमने यूज की थी। तो क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक का रेंज निकालने का मेथड फॉलो करो और उसको फॉलो करते समय बोलो कि अब इसका y का बिलोंग्स टू तो r होना चाहिए। तो अब हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, कोशिश करो। नहीं आता है तो नेक्स्ट लेक्चर में इसका सॉल्यूशन तो हम डिस्कस करेंगे ही, ठीक है। ऑप्शंस नहीं है, एक्चुअल आंसर निकाल के देखना, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडे। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड डू प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस मिले, सारे क्लासेस के, सारे अपकमिंग जो लेक्चर्स होने वाले हैं उसके लिए, ठीक है। और आपको डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड करने के लिए आज के लेक्चर नोट्स मिलेंगे, बट आई गेस अगर आप खुद से नोट्स बनाओगे वीडियो देखते देखते तो आपको ज़्यादा फायदा होगा, ज़्यादा आप चीज़ें याद रख पाओगे, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, देयर इज़ अ टेलीग्राम ऐप on which we have made a group. So do download the Telegram app and just go to this particular URL in your browser, tinyurl.com/JEE live chat. ये आपको परमिशन देगा टू एंटर द ग्रुप, जहाँ पर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हमारे साथ कनेक्टेड हैं और रेगुलरली गाइडेंस और डाउट्स क्लियर करते रहते हैं, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर एंड learn some more topics of functions. Bye bye.